नमस्कार। मैं डॉक्टर जेवीएन डॉक्टर चित्रा, हिंदी विभाग से। मेरा आज का विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास, एक परिचय। हिंदी साहित्य को एक व्यवस्थित स्वरूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से विद्वानों ने साहित्य के इतिहास को कई कालखंडों में विभक्त किया है। साहित्य के काल विभाजन के बाद अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा तत्कालीन प्रवृत्तियों व समय के अनुरूप प्रत्येक कालखंड को एक अलग नाम दिया गया, यथा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल आदि। हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण के पीछे विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने विचार रखते हुए उसके औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किए गए। साहित्य के इतिहास के प्रथम काल का नामकरण विद्वानों ने इस प्रकार किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इसे चारण काल नाम दिया, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल तथा राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण 1929 ईस्वी में प्रकाशित तथा शुक्ल जी द्वारा लिखित प्रथम तर्क संगत एक अधिकांश विद्वानों द्वारा प्रमाणित हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल, जिसे 1050 से 1375 ईस्वी तक का समय माना गया है, को शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया। इस नामकरण का मुख्य आधार उस समय की वीर गाथाओं की प्रचुरता और उनकी लोकप्रियता को माना गया। शुक्ल जी के नामकरण की आलोचना। शुक्ल जी द्वारा दिए गए नामकरण की आलोचना भी बहुत हुई है। शुक्ल जी द्वारा आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल के रूप में किए जाने के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहे हैं। इस बारे में कुछ प्रमुख विद्वानों का मत निम्नानुसार है। शुक्ल जी ने अनेक रचनाओं को अपभ्रंश की कहकर हिंदी के खाने से अलग कर दिया, जबकि स्वयं उनके द्वारा चुनी गई 12 रचनाओं में प्रथम 4 अपभ्रंश की ही शामिल हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार अपभ्रंश मिश्रित हिंदी ही पुरानी हिंदी है, जबकि डॉक्टर त्रिगुणायत के अनुसार अपभ्रंश मिश्रित तमाम रचनाएं जिनके संबंध में कुछ विद्वानों को अपभ्रंश ही होने का भ्रम हो गया है, पुरानी हिंदी की रचनाएं ही मानी जाएंगी। राहुल सांकृत्यायन व हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि के अनुसार 850 विक्रम संवत के आसपास उपलब्ध अपभ्रंश की मानी जाने वाली रचनाएं हिंदी में आदिकाल की सामग्री के रूप में है। इसी आधार पर सिद्ध सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाएगा। विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नाम और उनका औचित्य। हिंदी साहित्य के प्रथम पड़ाव अर्थात आदिकाल को विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई कई अलग अलग नामों से अभिहित किया गया। आदिकाल के नामकरण के संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों का मत निम्नानुसार है। आचार्य शुक्ल वीरगाथाओं की प्रचुरता और लोकप्रियता के आधार पर वीरगाथा नाम दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा नाम के लिए कई आधार ग्रंथ महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नहीं है तथा कईयों की प्रमाणिकता, समय सीमा आदि विवादित है, अतः आदिकाल नाम ही उचित है, क्योंकि साहित्य की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश काल का विकास ही है। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नामकरण के लिए निम्नलिखित
12 रचनाओं को आधारभूत साहित्य सामग्री के रूप में स्वीकार किया, जो इस प्रकार हैं: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, कुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावलियां। चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। इसमें 10,000 से अधिक छंद हैं और तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज व उनकी परंपराओं के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका बहुत महत्व है। वे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र तथा राजकवि थे। पृथ्वीराज ने 1165 से 1192 तक अजमेर व दिल्ली पर राज किया। यही चंद्रबरदाई का राजकाल था। महाकवि विद्यापति संस्कृत, अवहट, मैथिली आदि अनेक भाषाओं के प्रकांड पंडित थे। शास्त्र और लोक दोनों ही संसार में उनका असाधारण अधिकार था। कर्मकांड हो या धर्म, दर्शन हो या न्याय, सौंदर्य श्वास हो या भक्ति रचना, वीर्य व्यथा हो या अभिसार, राजा का कृतित्व गान हो या सामान्य जनता के लिए गया में पंडित दान, सभी क्षेत्रों में विद्यापति अपनी कालजयी रचनाओं की बदौलत जाने जाते हैं। महाकवि ओयनवार राजवंश के अनेक राजाओं के शासनकाल में विराजमान रहकर अपने वैदुष्य एवं दूरदर्शिता को उनका मार्गदर्शन करते रहे। मैथिली कवि कोकिल, रसास्यत कवि विद्यापति, तुलसी, सूर, कबीर, मीरा सभी से पहले के कवि हैं। अमीर खुसरो यद्यपि इनसे पहले हुए थे। इनका संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं मातृभाषा मैथिली पर समान अधिकार था। विद्यापति की रचनाएं संस्कृत, अवहट एवं मैथिली तीनों में मिलती हैं। खुसरो को हिंदी, फारसी, तुर्की, अरबी तथा संस्कृत आदि कई भाषाओं में जाना जाता है। साथ ही दर्शन, धर्मशास्त्र, इतिहास, युद्ध विद्या, व्याकरण, ज्योतिष, संगीत आदि का भी उन्होंने अध्ययन किया था। इतने अधिक विषयों में ज्ञान अर्जन का श्रेय खुसरो की विद्या वैसिनी प्रकृति एवं प्रवृत्ति को तो है ही, साथ ही पिता की मृत्यु के बाद नाना अहमदुल मुल्क के संरक्षण को भी है, जिनकी सभा में कवि, विद्वान एवं संगीतज्ञ आदि प्राय आया करते थे, जिनमें खुसरो को सहज ही सत्संग लाभ का अवसर मिला करता था। खुसरो को अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव और स्नेह था। जिन दिनों वे अपने अंतिम आश्रयदाता गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल आक्रमण पर गए थे, हजरत निजामुद्दीन का देहांत हो गया। अमीर खुसरो को जब समाचार मिला तो वह बेहद दुखी हुए और तुरंत दिल्ली लौटे। कहा जाता है आते ही काले कपड़े पहने वह अपने गुरु की समाधि पर गए और ये छंद उनके द्वारा कहा गया: गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन बेचूं देश। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं हिंदी साहित्य के प्रथम सोपान का नामकरण या कहें कि आदिकाल के नामकरण की समस्या पर अनेक विद्वानों ने अलग अलग तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर अपने अपने मतानुसार किया है। जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधिकांश विद्वान
कोई सर्वमान्य नाम नहीं दे सके। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को वीर काल कहा, जो शुक्ल जी द्वारा प्रदत्त नाम का ही संक्षिप्त और सारगर्भित रूप है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास में अनेक ऊहापोह के बाद वीर गाथा काल नाम को ही उचित माना गया। अतः जब तक कोई निर्विवादित रूप से स्वीकार्य और प्रचलित नाम नहीं आता, तब तक वीर गाथा काल को ही मानना समीचीन होगा। धन्यवाद।